वो आपको पता होना चाहिए। मालूम है ना? क्या अगर तुमसे पूछे कि बताओ थीटा क्या है तो तुम्हारा क्या जवाब है? एंगल है। अभी हम तुरंत की बात का चर्चा किए कि सर्कुलर मोशन से इस चैप्टर का बहुत लेना देना है। तो थीटा मतलब सर्कुलर मोशन का होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मालूम है तुम लोगों को? थीटा मतलब अगर हम ऐसे खड़े हैं और आप ऐसे करोगे तो थीटा एंगल घूम गए और दिस इज माय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एक ही पॉइंट पर हम थे और हम सिर्फ अपना डायरेक्शन थीटा एंगल से बदल दिए और यही हो गया हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? इन सब चीजों के बारे में बस आपको जानकारी चाहिए, पहले ही आपको पढ़ाया गया है। ठीक है? अब जैसे सपोज करो दो लोग हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। तो राम ऐसे जा रहा था और श्याम राम को लगातार देख रहा है कि कहां जा रहा है। तो राम एक दिन चलते 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 यहां पहुंच गया। ठीक है ना? बोलो। तो श्याम उसको देखने के लिए इतना घूम गया। ओके, दिस इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अगर आप इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लोग करते हैं एस से, हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस में और थीटा में एक रिलेशन है जो कि अगर हम ऐसा मान लें कि रेडियस है कुछ देर के लिए, इसको रेडियस मान के सर्कुलर मोशन ऐसा ड्रॉ करते हैं, ऐसे सर्कुलर पाथ, तो ज्यादा नहीं ये डिस्टेंस देखो ये एक्स्ट्रा हुआ है ना? तो इनके बीच में एक रिलेशन लिखा जा सकता है L बराबर R थीटा। चलो इसको हम S से रिप्रेजेंट करें तो S बराबर R थीटा लिखते हैं। ये रिलेशन है, ये रिलेशन आपको बताया गया है लेंथ ऑफ आर्क बराबर थीटा इनटू रेडियस होता है ना? सर्कुलर मोशन में भी बताया। ठीक, तो जैसे लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये रिलेशन होता है। आर क्या होता है? रेडियस, या रेडियस ऑफ द पाथ भी कहते हैं कई बार। जैसे यहां तक लेंगे ना तो इसमें और इसके लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो छोटा छोटा डिस्टेंस बनाया है जिससे आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। बट इन रियल लाइफ सिचुएशन कोई आदमी बहुत दूर खड़ा हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, हम देख रहे हैं तो ये रेडियस ज्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है ना? अब आप देखिए हमारे पास एक रिलेशन आ गया S बराबर R थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर इधर आ जाएगा आपका ds बाई dt और इधर है r तो रेडियस से कांस्टेंट है, इधर आ जाएगा d थीटा बाई dt। ठीक है ना? इसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, पहले से भी आपको मालूम है ये बात। ओके, और ये हो गया आपका रेडियस और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बोलो, कोई दिक्कत है? एक बार रिवीजन कर देना जरा सर्कुलर मोशन के सारे कॉन्सेप्ट्स। तो v बराबर r ओमेगा। नाउ अगर फिर से एक बार हम डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, तो इधर आ जाएगा dv बाई dt बराबर r, इधर आ जाएगा d ओमेगा बाई dt। कोई दिक्कत नहीं है? इसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन है। और ये हो गया r और इसको हम लोग कहते हैं अल्फा, ये हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन बराबर r इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ठीक है। इसके बाद आपको ये बताया कि जितने इक्वेशन ऑफ मोशन है सारे यहाँ पे वैलिड हैं, है ना? जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ हम एंगुलर वेरिएबल्स के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे पहला
वाले के लिए है ना, एंगुलर के लिए क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी रिलेट कर करके पढ़ना है हम लोग को, बराबर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस अल्फा, और टाइम एंगुलर नहीं होता है, याद रखो, ठीक है, क्लियर आ गया। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा इनिशियल टाइम प्लस हाफ अल्फा स्क्वायर, ठीक है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, इधर क्या हो जाएगा ओमेगा फाइनल का स्क्वायर बराबर ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। रिलेशन रिलेट करके पढ़िए, समझ में आएगा, ठीक है, ये सब पहले भी हम किए हुए हैं, ओके, ठीक है ना। अब क्या रहेगा, सर्कुलर मोशन आपको दो टाइप का बताए थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है सर्कुलर पाथ पर, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। कांस्टेंट स्पीड कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड, इधर ज्यादा पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इधर ज्यादा पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब भी आप जिस पॉइंट पर भी देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड वाज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन इज कंटीन्यूअसली चेंजिंग, डायरेक्शन बदल रहा है ना, तो जब डायरेक्शन बदला तो वेलोसिटी बदल गया, ओके। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड वेरी कर सकता है, 5 होगा, कभी 2 हो सकता है, कभी हो सकता है कि 10 स्पीड आ गया हो, 10 मीटर पर सेकंड कभी होगा, 15 मीटर पर सेकंड में होगा, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड इज आल्सो चेंजिंग, ठीक है ना, बोलो, ठीक है। अब देखो जो एक्सेलरेशन है वो है वेक्टर क्वांटिटी, क्या है वेक्टर, तो जब डायरेक्शन बदलेगा तो भी एक्सेलरेशन बदलेगा, जब मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी एक्सेलरेशन बदलेगा, समझ में आ रहा है। तो आप समझिए सर्कुलर मोशन हो क्यों रहा है, एक आदमी से जा रहा है या फिर कोई खिलौना, खिलौना मतलब बच्चा बड़ा गाड़ी से होता है, चाबी लगा के तुम छोड़ दिए, ठीक, छोड़ ऐसे जगह में दिए चारों तरफ दीवार है, तो ये गाड़ी जैसे आगे जाएगा इसको मुड़ना पड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा आगे, फिर ऐसे घूम घूम के अपने आप घूमेगा। हम ऐसे जा रहे हैं, कोई हमको इधर डायरेक्शन दिया, वैसे जा रहे हैं, फिर कोई इधर डायरेक्शन दिया, तो लगातार डायरेक्शन के बदलने की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल होता है। एक आदमी या कोई भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन पे चलता है वो अपना एंगल 360 डिग्री बदल देता है, कैसे, अगर हम इधर जा रहे हैं फिर इधर घूमे, फिर इधर घूमे, घूमते 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 घूमते, अब यहाँ पे कंप्लीट है तो 360 डिग्री एंगल कवर किया कि नहीं, बोलो, तो 360 डिग्री एंगल कवर करता है जब पार्टिकल पूरा कंप्लीट सर्कुलर मोशन करता है ना। तो डायरेक्शन की बदलने की वजह से सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाता है, और इसीलिए आपको बताए थे कि यहाँ जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत जरूरी है, क्यों, डायरेक्शन बदला तो एक्सेलरेशन बदल जाएगा, क्योंकि जब भी एक्सेलरेशन ऐसा क्वांटिटी वेक्टर, जब मैग्नीट्यूड बदलेगा तो भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदलेगा तो भी एक्सेलरेशन बदल जाएगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बदल रहा था, स्पीड नहीं बदल रहा था, तो एक एक्सेलरेशन आया, हम लोग कहते हैं उसको एसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो इनवर्ड एक सेंटर की तरफ लगता रहता है, इसीलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग अब मास है, मास का पार्टिकल है, तो ये जो फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होने की वजह से सर्कुलर पाथ पर लगातार हर पॉइंट पर डायरेक्शन बदलता है, जितने पॉइंट बना लो, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन, इस पॉइंट पर ये डायरेक्शन, जिस पॉइंट पर डायरेक्शन चूज करना होगा वहां पर हम लोग टेंजेंट बना देंगे, समझ में आया। तो डायरेक्शन चूज करने की वजह से ये एसी है। अब आप इसमें आओ, इसमें क्या क्या हो रहा है, इसमें जो पार्टिकल चल रहा है सर्कुलर ट्रैक पर उसका स्पीड भी बदल रहा है, साथ में डायरेक्शन भी बदल रहा है। तो यहाँ दो एक्सेलरेशन आता है, एक तो सेंटर की तरफ हमेशा जो लग रहा
दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at, बोलो बोलो यार, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन at है ना। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन में जो हम लोग नेट एक्सेलरेशन डिराइव किए थे, a नेट बराबर क्या आया था बोलो, अगर तुम लोग याद हो तो माइनस AC R यूनिट वेक्टर प्लस AT T यूनिट वेक्टर। R यूनिट वेक्टर इज रेडियल डायरेक्शन एंड T यूनिट वेक्टर इज टेंजेंशियल डायरेक्शन। ये जो है ना AT ये टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है, इसमें AC और AT का वैल्यू क्या होता है, तो AC का चलो माइनस हटा दो, ठीक है। AC का ही वैल्यू होता है माइनस ओमेगा x बाय r, याद रखो इसको माइनस b स्क्वायर बाय r, माइनस क्यों, ये अंदर की तरफ है, रेडियस की तरफ। अच्छा AT क्या होता है, AT बराबर होता है dv बाय dt, जो भी वेलोसिटी बदल रहा है सर्कुलर ट्रैक पर उसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे पार्टिकल चलता है उसका मैग्नीट्यूड बदलता है, तो वो जो एक्सेलरेशन वो टेंजेंशियल हम लोग यहां कहते हैं, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन जिस हम लीनियर एक्सेलरेशन का बात कर रहे हैं यहां पर वो यही है हमारा टेंजेंशियल सर्कुलर मोशन। नॉर्मली तो लीनियर होता है, जब पार्टिकल सीधे रास्ते पे चल रहा है और सिर्फ उसका स्पीड बदल रहा है 5 2 3, इसका मतलब वो कुछ एक्सेलरेशन और उसके करस्पॉन्डिंग dv बाय dt जी वही है, समझ में आया। यहां जो हम लोग लिखते हैं ना at बराबर r है, वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ही है। क्लियर हो गया। अब देखो सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स का रिवाइज करना क्यों जरूरी है, बिकॉज़ रोटेशन चैप्टर है ही कुछ ऐसा, रिजिड बॉडी, कोई भी रिजिड बॉडी को आप हवा में जब उछाल देते हैं तो क्या होता है कि उसके सारे पार्टिकल्स एक फिक्स पॉइंट के अबाउट उठते हैं। तो क्या होता है जब इसको हवा में उछाले ये ऐसे 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 रोटेट जब किया तो इसका फिक्स पॉइंट था जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को हम कहते हैं इसके अंदर एक पॉइंट है एक जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। हमने आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ाया है कि उस पॉइंट को बैलेंस कर लेने पे पूरा का पूरा वेट बैलेंस हो सकता है। वो पॉइंट ही एनालाइज करता है बाकी मोशंस। उस पॉइंट का अगर हम लोग सेंटर ऑफ मास के मोशन का स्टडी कर लिए तो बाकी पूरे बॉडी का हम लोग मोशन को एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया है, ठीक है। तो रोटेशन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कैसे कोई बॉडी रोटेट करता है। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर पे, सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज करवा दिए, कोई दिक्कत है? ठीक है। सेंटर ऑफ मास वाले को देखना, सेंटर ऑफ मास ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा रिजिड बॉडी। क्या चीज? रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी, ये बॉडी रिजिड है नहीं है? देखो रिजिड मतलब तुम लोग नहीं पता, रिजिड फिक्स्ड डिटरमाइंड जो नहीं बदले। रिजिड बॉडी उसी को कहते हैं जिस बॉडी में हम लोग पॉइंट मार्क कर दे रहे हैं ए बी। अब चाहे उसके साथ कुछ भी करें, समय बदले, सब कुछ बदल जाए, बट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स विल नॉट बी लेस, कम नहीं होगा। बाकी दूसरे बॉडी में ये चीज नहीं है। जैसे वो कपड़ा वपड़ा का बात अगर हम लोग करें तो ये रिजिड बॉडी की कैटेगरी में नहीं आ सकता, स्ट्रेचेबल होता है ना। तो रिजिड बॉडी वो होता है जैसे जिसके दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगा। समझ में आ रहा है? फिक्स जिसके मटेरियल एकदम जो मतलब हार्ड जिसकी ये रिजिड बॉडी। क्या किसी रिजिड बॉडी कह सकते हैं?
समझ में आया? रिजिड बॉडी का मतलब समझ में आया? लिखो जरा रिजिड बॉडी के बारे में, लिखिएगा। A body is said to be rigid a body is said to be rigid। एक बॉडी को रिजिड कहा जाएगा if it does not undergo any change। A body is said to be rigid if it does not undergo if it does not undergo any change in its shape and size। If it does not go its shape and size and whose constituent particles retain their relative positions even when they move under the action of external force। under the action of external force। बाप रे कितना बड़ा परिभाषा लिखा है। एक्चुअली देखिए परिभाषा का जरूरत नहीं है, वो आपका माइंड आपको अपने आप से समझाएगा। इतना लंबा चौड़ा बात का मतलब यही है कि वो कोई भी बॉडी जिसके दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस नहीं चेंज होता रिजिड बॉडी कहलाता है। चाहे उसके साथ कुछ भी घूम फिर रहा हो, कोई समय के साथ उसके किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी बदलेगा नहीं, चाहे वो कैसे पोजीशन में आए, कुछ भी हो। ओके, समझ में आ रहा है? बोलो, रिजिड बॉडी कहलाएगा, ठीक है ना? तो इतना लंबा चौड़ा परिभाषा तो कोई याद नहीं करना, मतलब तो वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ ध्यान से, बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if it does not undergo any change in its shape and size and whose constituent particles, मतलब जिस पार्टिकल से वो बना है, whose constituent particles does not change their relative position। वो एक दूसरे, यहाँ का पार्टिकल यहाँ का पार्टिकल does not change their position, आपस में उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कभी कम नहीं होता, वैसे बॉडी को हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं। रिजिड बॉडी के रोटेशन को ही हम लोग पढ़ने वाले, इसलिए रिजिड बॉडी को पढ़ने से डिफाइन किया, ठीक है ना? अब हम लोग ये समझेंगे कि रोटेशनल मोशन क्या होता है ना? तो किसी भी बॉडी को, किसी भी रिजिड बॉडी को, है ना, किसी भी रिजिड बॉडी को जब आप फ्रीली हवा में मूव कराएंगे, है ना, तो उसके जो सारे पार्टिकल्स है किसी एक ही पॉइंट के अबाउट घूमते रहते हैं, उसी को हम लोग रोटेशन कहेंगे। जैसे ये ऐसे, अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें जितने भी पार्टिकल्स है इसके बीचों बीच इस बॉटल के आगे से ऐसे रोटेट कराते हैं, घुमा रहे लगातार किसी प्रोसेस से इसको ऐसे ऐसे गोल गोल स्पीड में घुमा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इसके बीचों बीच एक एक्सिस है जिसके अबाउट इसके सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं, गोल 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 गोल, है ना? समझ में? इसी को हम लोग रोटेशन कहते हैं, इसी को कहेंगे रोटेशन। रोटेट मतलब आप क्या समझते हो? गोल गोल घूमना, यही समझते हो ना रोटेट मतलब? तो जब किसी रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स एक ही पॉइंट के अबाउट चक्कर काट रहे हैं, गोल 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 सर्कुलर मोशन टाइप, तो हम लोग कहते हैं रोटेशनल मोशन। ओके, जैसे अपना अर्थ रोटेट कर रहा है, कितने लोग मानते हैं अर्थ रोटेट नहीं करता? ऐसा तो कोई नहीं होगा,
चलो ठीक है। तो अर्थ रोटेट कर रहा है, हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है। क्या हमारा अर्थ किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है? अर्थ के अंदर ही देखो, अर्थ अपने आप में गोल गोल घूम रहा है। अर्थ के अंदर ही एक एक्सिस है, एक ऐसा लाइन होगा जिसके अराउंड सारे पार्टिकल्स घूम रहे हैं। वो लाइन 110% उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा होगा। समझ में आ रहा है? वो लाइन कहां से पास हो रहा होगा? कोई भी बॉडी पे, जैसे कोई भी बॉडी है उसको अगर आप फ्री रोटेट करते हो, एक और बात बता दें बच्चे, अभी जैसे हम आपको कहें इसको हम लोग रिजिड बॉडी के कैटेगरी में नहीं लाएंगे, और एक रिजिड बॉडी, इट इज रिजिड बॉडी। तो जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाए तो इसके अलग अलग सिचुएशन में ये दब गया फॉर्म है, बट देखो गोल गोल घूम रहा है, तो पार्टिकल का कोई पोजीशन चेंज हो रहा है क्या? तो रिजिड बॉडी के कैटेगरी में आएगा ये। तो हम फोर्स लगाए एक्सटर्नल, गोल गोल घुमा, बट इसका शेप साइज कुछ चेंज नहीं हो रहा है, और एक एक्सिस के अबाउट इसके सारे पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहे हैं। किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस नहीं पता, तो रिजिड बॉडी के कैटेगरी में इसको हम लोग ले सकते हैं। ओके, ठीक है ना? लिखिए जरा रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। देखे नहीं है, वो देखे बन यार इसका कोई है लेकिन क्या है ठीक है ना? देखो, a body is said to be a body is said to possess a body is said to possess rotational motion a body is said to possess rotational motion if all its particles a body is said to possess rotational motion if all its particles move along